कैसी चल रही प्रिपरेशन दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की। आई नो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लीगल है, मैथ्स है, बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही होगी। फॉरेन एक्सचेंज का वीडियो चालू होने वाला है। फॉरेन एक्सचेंज की वीडियो से पहले मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज जब भी ये फॉरेन एक्सचेंज का वीडियो देखें तो प्लीज खुद बनाने का ज्यादा ट्राई करें, क्योंकि इसमें थोड़े से फ्लक्चुएशंस ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी लेट के। ये मैंने शायद किसी की लाइन बोल दी, सॉरी। क्या दोस्तों, ग्राफिकल वीडियो का नंबर 3 है और हम लोग शुरू करने वाले फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो दवाइयां मैंने 3 वीडियो के फॉर्म में आपको दी और जो बीमारियां मैंने दूर की है, ये बीमारी आपकी तभी दूर होगी जब आप तीनों वीडियो को हाथ से एक बार और बना के ग्राफ देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट के कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से पहला है डिमांड कर्व का फॉरेन एक्सचेंज का फोटो। क्या बोला मैंने, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलो दोस्तों, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड तब की जाती है जब हमें फॉरेक्स या फॉरेन कंट्री की करेंसी में पे आउट करना होता है। तो हम डिमांड कब करेंगे और डिमांड कब कम करेंगे, यही बात फाउंडेशन बनेगी डिमांड कर्व के लिए। अब ध्यान से सुनना अच्छे से। जब भी आप डिमांड कर्व बना रहे हैं तो पहली दवाई याद रखना है, एक्स एक्सिस पर रहेगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। दैट इज, ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, क्वांटिटी की। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो ये बात कर रहा है डॉलर या उस करेंसी की जिस करेंसी के लिए आप डिमांड करने वाले हैं। अब ध्यान से समझना, रेट है 1 तो आप डिमांड कर रहे हो ज्यादा, जब रेट कम है तो आप डिमांड कर रहे हो ज्यादा। क्यों सर, क्यों हम लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। किसके किसके बीच बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेक्स, दैट इज डॉलर की डिमांड, एंड रेट ऑफ फॉरेक्स। इनके बीच क्या रिलेशन है, इनवर्स। अब ध्यान से समझो, तो मैं R1 पे था तो मैं इतना डॉलर डिमांड कर रहा था, लेकिन जैसे ही रेट बढ़ गया दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया, तो फिर मैं डिमांड क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। अब ध्यान से समझो, क्या हर बार ऐसे ही बनेगा फोटो सर, नहीं। अब देखो मैं एक चीज लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना। अगर करेंसी डेप्रिसिएशन है तो डिमांड कर्व बनेगा नेगेटिवली। क्यों, क्योंकि रिलेशन नेगेटिव है। नेगेटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। क्या बनेगा, नेगेटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों भैया, क्योंकि रेट बढ़ गया तो हमारी फट गई, हम कम खरीद रहे हैं या हम कम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर करेंसी एप्रिसिएशन का केस हो तो बनेगा तो नेगेटिवली। क्यों नेगेटिवली बनेगा, रिलेशन ही नेगेटिव है तो नेगेटिवली। लेकिन क्योंकि अब चीजें सस्ती हो गई हैं तो नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब बात समझते हैं दोस्तों। सर मैंने पहला जो लिखा है ना, वो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझो। नेगेटिव कर्व है ये क्या है, नेगेटिव कर्व है। नेगेटिव कर्व मतलब क्या होता है सर, जब एक्स एक्सिस बढ़ रहा है इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है वाई एक्सिस कम हो रहा होगा, और अगर एक्स एक्सिस कम हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वाई एक्सिस बढ़ रहा होगा। तो देखो R1 से हम लोग R2 पर गए हैं ना, इसलिए हम Q2 से Q1 पर गए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ध्यान से समझना, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ध्यान से सुनना। सप्लाई कर्व की बात तब आती है जब हम इंडियन कंट्री की बात करें, जब हमें बाहर की फॉरेन करेंसी हमें रिसीव हो रही है, तब हम किसकी बात करते हैं, सप्लाई कर्व की। अब जैसे डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, वैसे ही मैं यहां लिखता हूं, इसके साथ लिखता हूं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके किसके बीच दोस्तों, अब आप खुद लिख के बताओ, खुद लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेक्स।
सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज के रेट पर। इसका मतलब सर अगर पॉजिटिव है तो मतलब y एक्सिस बढ़ रहा होगा क्योंकि सॉरी x एक्सिस बढ़ रहा होगा क्योंकि y एक्सिस बढ़ रहा होगा। अब पॉजिटिव रिलेशन इसका यह भी मतलब हो जाता है कि अगर x एक्सिस कम हो रहा होगा तो y एक्सिस भी कम हो रहा होगा। अब इस फोटो को थोड़ा अब ध्यान से बना के देखते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर मैं R1 पर खड़ा हूं तो मैं क्वांटिटी कम मिल रही होगी, और अगर R2 हो जाता है तो क्वांटिटी ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि सप्लाई का उसके रेट के साथ कौन सा रिलेशन है दोस्तों? पॉजिटिव। अब ध्यान दो जो मैं लिखने वाला हूं। करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में, क्योंकि $1.70 से $1.80 हो जाएगा ना, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई विल इंक्रीज। और जब सप्लाई इंक्रीज मतलब ये बनेगा पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। क्या बनेगा? पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। और अगर करेंसी एप्रिसिएशन का केस है, किसका केस है दोस्तों? करेंसी एप्रिसिएशन का। यहां पर $1.62 $1.50 हो गया है। इस केस में यह बनेगा पॉजिटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ध्यान दो, मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान देना। थोड़ा पास आते हो दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को अच्छे से सुनते हैं। जब भी डिमांड कर्व आप बनाए ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि डिमांड की क्वांटिटी और रेट के बीच इनवर्स रिलेशन है। और जब आप सप्लाई कर्व बनाए तो ध्यान रखना सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और रेट के बीच पॉजिटिव है। तो डिमांड कर्व में आपको ध्यान रखना है ये नेगेटिव स्लोप बनता है, भले ही अपवर्ड डाउनवर्ड बन सकता है, और सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप बनता है, भले ही अपवर्ड डाउनवर्ड बन सकता है। तो ध्यान रहेगा दोस्तों, जब भी फॉरेन एक्सचेंज में अपन डिमांड और सप्लाई की बात करें तो ये वीडियो जरूर देखें और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है जहां पर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज दोनों ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। अब ध्यान से समझना, डिमांड कर्व बनता है दोस्तों नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि रेट गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई कर्व बनता है पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग, क्यों? क्योंकि रेट अगर बढ़ेगा तो ज्यादा सप्लाई होने के चांसेस है। तो अपन बनाते हैं, अब ध्यान से समझना, जहां पर डिमांड और जहां पर सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारा, वो क्वांटिटी और वो जो रेट है डिसाइड हो जाता है, ये मार्केट में प्रीवेल होने लगता है। सर प्रीवेल मतलब क्या होता है? प्रीवेल मतलब होता है अब इस रेट पर जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड है ना, वो हमारे साथ ट्रांजैक्शन करेगा। अब बात ध्यान से समझो। तो सर ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम लेवल। तो सर ये इसके ऊपर क्या सीन है, मतलब यहां का थोड़ा बताएंगे। अब मान के चलो अगर मैं R1 की बात करूं और R2 की बात करूं, R1 मतलब यहां देख रहे हो कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इसको बोलेंगे अपन एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब जहां पर रेट कम है तो ऑब्वियस ही बात है वो डाउनवर्ड बनेगा, जहां रेट कम होगा वहां डाउनवर्ड बनेगा, और जहां पर जो रेट है वो अगर बढ़ गया तो सप्लाई कर अपवर्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये सिचुएशन हो गई एक्सेस सप्लाई की। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला हूं, थोड़ा सा पास अगर आ जाते ना। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को जब भी आप बनाए तो एक चीज ध्यान रखें कि डिमांड कर्व हमेशा हमेशा के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाए और सप्लाई कर्व हमेशा हमेशा के लिए अपवर्ड स्लोपिंग बनाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है और सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या पता क्या बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, सी यू, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, ग्राफ एट ग्लांस का एक और नया वीडियो, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा वीडियो तो बन चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक और टॉपिक, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, फॉरेन एक्सचेंज का नया टॉपिक शुरू हो रहा है अपना। कि भैया हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिस समय रेट क्या है फ्लक्चुएट होते रहता है। यस,
अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेट फ्लक्चुएट होने का रीजन क्या रहता है, या तो डिमांड और या सप्लाई। क्यों सर डिमांड और सप्लाई क्यों उसको फ्लक्चुएट करें? भैया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिसाइड कौन करता है रेट? डिमांड और सप्लाई। तो फ्लक्चुएट भी कौन करेंगे? डिमांड और सप्लाई। सर गवर्नमेंट तो बिल्कुल मतलब कोई इज्जत ही नहीं है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, नो इंटरवेंशन, बिल्कुल भी नहीं। ओके, चेंज इन एक्सचेंज रेट, जो डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो रेट डिसाइड हुआ उसमें क्या चेंजेस आएंगे? तो चेंजेस लाने का पहला रीजन है चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड बोले तो सबसे पहला हो सकता है या तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई विल बी कांस्टेंट। सप्लाई को क्या मानेंगे अपन? कांस्टेंट। चलो अब ध्यान से देखना मैं कैसे प्रोसेस यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा जहां पर वो दोनों पहले रेट डिसाइड किए थे, तो डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट ये था जहां पर प्राइस सेट हुआ था, ई पॉइंट। यहां पर प्राइस सेट हुआ था, ये क्यू, और इसको ले लेते हैं आर। ठीक है, अब इंक्रीज इन डिमांड है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट। अब इंक्रीज इन डिमांड क्यों हुई होगी? इंक्रीज इन डिमांड इसलिए हुई होगी क्योंकि कंट्री में चल रहा होगा करेंसी एप्रिसिएशन। जब भी डिमांड बढ़ती है वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनवर्स है, और अगर डिमांड बढ़ रही है और इनवर्स रिलेशन है मतलब प्राइस क्या हुआ होगा? बहुत अच्छा, कम। तो अब प्राइस कम हुआ होगा इसलिए डिमांड बढ़ी होगी, लेकिन क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है तो उसके कारण अब रेट फिर से बढ़ने के चांसेस है। क्यों सर, क्यों रेट बढ़ जाएंगे? क्योंकि पहले चीजें सस्ती थी, अब डिमांड बढ़ गई। अब अगर डिमांड बढ़ गई तो इसके कारण प्राइस भी बढ़ गया। तो अब जो कॉन्सिक्वेंसेस आएगा आफ्टर इंक्रीज इन डिमांड, आफ्टर इंक्रीज इन डिमांड जो कॉन्सिक्वेंसेस आएगा वो होगा दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं इंक्रीज इन डिमांड के बाद डिक्रीज इन डिमांड के पास। डिक्रीज इन डिमांड, अब प्रोसेस आप याद रखो, आप लोग खुद याद रखो, मैं नहीं जानता। डिक्रीज इन डिमांड का प्रोसेस आप लोग खुद याद रखना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाला। अब आप मेरे साथ पहले चलो, कॉपी में पहले शुरू कर लो, पहले शुरू कर लो। कांस्टेंट सप्लाई है। अब ध्यान से समझना, पहले अपन क्या बनाते हैं दोस्तों? डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये बन गया सर इंटरसेक्शन पॉइंट डिमांड और सप्लाई का। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला है? डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड कब होता है? इनवर्स रिलेशन है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है रेट क्या हुआ होगा? ज्यादा हुआ है। और अगर रेट ज्यादा हुआ है इसका मतलब ये डिमांड कम हो रही है, और डिमांड जब कम होती है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनता है। तो पहले आर यहां था, क्यू वहां था, लेकिन अब प्राइस गिर जाएगा क्योंकि डिमांड क्या हो चुकी है? कम। और जब डिमांड कम होती है तो प्राइस गिरता है। और आफ्टर डिक्रीज इन डिमांड, आफ्टर डिक्रीज इन डिमांड, भैया लोग डॉलर खरीद ही नहीं रहे, डॉलर नहीं खरीद रहे तो उसका रेट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और जब रेट गिरता है तो हमारे लिए वो अच्छी बात होती है, इसलिए उसको अप्रिशिएट करते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन। पहले हम यहां थे, अब हम लोग E1 पर आ गए। अब आगे चलते हैं, क्या सिर्फ डिमांड ही फ्लक्चुएट करेगा रेट को? नहीं जी नहीं, डिमांड बस अब फ्लक्चुएट नहीं करेगा, सप्लाई में चेंजेस भी विल लीड टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट में आते हैं। अब पहला केस क्या है? पहला केस क्या है? मेरे साथ आगे बढ़ो। इंक्रीज इन क्या है दोस्तों? सप्लाई का। इंक्रीज इन क्या है? सप्लाई का। अब अगर इंक्रीज इन सप्लाई है तो मुझे बताओ डिमांड क्या रखेंगे? कांस्टेंट। डिमांड क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब आगे चलते हैं, मैंने क्या बोला है, आप मेरे से आगे चलो। जब भी आपको चेंजेस का फोटो बनाना हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए दोस्तों? सॉरी, आपको पहले क्या बनाना चाहिए? डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट बना लिया मैंने। डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे क्या नाम दूंगा? इस रिश्ते को मैं नाम दूंगा भाई ई। अब यहां पे डिमांड कांस्टेंट है, चेंजेस किस में आ रहे हैं? सप्लाई में। और जब भी सप्लाई या डिमांड में चेंजेस इंक्रीज वाले आते हैं तो दोनों ही केसेस में फोटो राइटवर्ड बनता है। अब अपन इसको राइटवर्ड बनाते हैं। राइटवर्ड, सप्लाई को क्या बनाना है? राइटवर्ड। ये बन गया भैया राइटवर्ड। अब एक चीज सोचो, सप्लाई बढ़ चुकी है, बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले हैं नहीं, क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट रख दिया तो डिमांड उतनी ही है, सप्लाई बढ़ गया।
भैया कोई खरीदने वाला नहीं है तो प्राइस तो गिरेगा ना। देखो प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया। प्राइस गिरने की वजह से, क्योंकि इंक्रीज है इसलिए क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन प्राइस इसलिए गिर गया क्योंकि खरीदने वाले हैं नहीं और उल्टा अपनी सप्लाई बढ़ चुकी है। ये होता है इवन। और लास्ट चेंजेस होते हैं दोस्तों, लास्ट चेंजेस अब खुद बनाओ, मेरे से आगे बढ़ो। लास्ट चेंजेस का टाइटल क्या डालेंगे दोस्तों? डिक्रीज इन सप्लाई। और डिक्रीज इन सप्लाई के नीचे लिखेंगे कांस्टेंट डिमांड। दोनों का इफेक्ट अपन लास्ट में लिखेंगे। आप लोग एक साथ बताना। अब इस फोटो को बनाओ मेरे साथ। सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे दोस्तों? सर हम लोग बनाएंगे डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट। चलो बना लिया। ये हो गया ई, ये हो गया सर Q1 और ये हो गया R। अब डिक्रीज इन सप्लाई है, ध्यान दो, डिक्रीज इन सप्लाई है। अब अगर डिक्रीज इन सप्लाई है तो ध्यान देना, फोकस करना कि अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट बन रहा है, इसका मतलब सप्लाई कम हो चुकी है, डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई उससे नीचे चले गई, तो ये एक्सेस डिमांड या डिमांड की ज्यादा की सिचुएशन बन गई। तो अब नया इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर आ गया, जहां पर प्राइस क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ये चले गया R1 के पास और ये हो गया E1। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर डिक्रीज इन सप्लाई है, इसका मतलब उसे अपन क्या बोल सकते हैं पता है? एक्सेस डिमांड। अब ध्यान से समझो, इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड कांस्टेंट है। ये इंक्रीज इन सप्लाई क्यों हुआ? इंक्रीज इन सप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस जो था ना, प्राइस जो था वो बढ़ चुका था। अब इंक्रीज इन सप्लाई हो गया तो प्राइस वापस से गिर जाएगा, दैट इज करेंसी एप्रिसिएशन। और यहां पर आएगा दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्राइस क्या हो चुका है? देखो प्राइस ना बढ़ता है तो ना चुपचाप लिख दिया करो करेंसी डेप्रिसिएशन। प्राइस गिर गया, करेंसी एप्रिसिएशन। प्राइस बढ़ गया, गिर गया तो करेंसी एप्रिसिएशन। प्राइस बढ़ गया, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों यहां पर खत्म होता है अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। ये पूरी ग्राफ सीरीज थी। कमेंट करके बताइएगा आपको कहां दिक्कतें हैं और आप मुझे प्लीज कमेंट पर बताइए और क्या वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।